दोस्तों, प्रेमचंद, जिनका मूल नाम धनपत राय है, 1880 में पैदा हुए। लम्ही बनारस के पास एक गांव है और 1936 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और 1936 में ही उनका आखिरी उपन्यास, मतलब महत्वपूर्ण उपन्यास मंगलसूत्र, अधूरा माना जाता है, लेकिन 36 में उनका गोदान आता है। और गोदान भी उसी साल आया था और उसी साल प्रेमचंद इस दुनिया से भी चले जाते हैं। गोदान के कुछ अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। प्रेमचंद की रचनात्मकता और उसकी दुनिया के लम्हे किस प्रकार से भारतीय समाज और जिंदगी की उन सघन और गहन अनुभूतियों के साथ प्रेमचंद कैसे यात्रा करते हैं। होरी राम ने दोनों बैलों को साने पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा, गोबर को उख कोड़ने भेज देना, मैं न जाने कब लौटूं, जरा मेरी लाठी दे दे। धनिया के दोनों हाथ गोबर से भरे थे, उपले पात कराई थी। बोली, अरे कुछ रस पानी तो कर लो, ऐसी जल्दी क्या है। होरी ने अपने झुर्रियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा, तुझे रस पानी की पड़ी है, मुझे यह चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट न होगी। स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा। इसी से कहती हूँ, कुछ जलपान कर लो, आज न जाओगे तो कौन हरज होगा, अभी तो परसों गए थे। तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख, ये इसी मिलने जुलने जुलते रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने आदमी हैं, आदमी तो है, किस पर बेदखली नहीं आई, किस पर कुड़की नहीं आई। जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। धनिया इतनी व्यवहार कुशल न थी। उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वह अपना लगान भी तो लेगा। उसकी खुशामद क्यों करे, उसके तलवे क्यों सहलाएं। यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इन 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी भी कतर ब्योंत कर लो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक कोड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान का बेबाक होना मुश्किल है। फिर भी वह हार न मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था। उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा है। एक लड़का गोबर, कोई 16 साल का, और 2 लड़कियां सोना और रूपा, 12 और 8 साल की। 3 लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता है, अगर उनकी दवा दवाई होती तो वे बच जाते, पर वह एक धेले की दवा भी न मंगा सकी थी। उसकी ही उम्र अभी क्या थी, 36वां ही तो साल था, पर सारे बाल पक गए थे, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी, सारी देह ढल गई थी। वह सुंदर गेहुआ रंग सांवला हो गया था और आंखों से भी कम सूझने लगा था। पेट की चिंता ही के कारण तो कभी तो जीवन का सुख न मिला। इस चिरस्थायी जीर्णावस्था में ने उसके आत्मसम्मान को उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी न मिले, उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और 2-4 घुटकियां खा लेने पर भी उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जाई, जूते, पगड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिया। होरी ने उसकी आंखों में आंखें तरे कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो 5 पोशाक लाई है। ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलज नहीं बैठी है जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुलता झलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, ऐसे ही बड़े सजीले जवान हो कि साली सलजें तुम्हें देखकर री जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जाई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया।
अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द 60 पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द 60 पर पाठे होते। दूध घी अंजन लगाने तक को नहीं मिलता, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देखकर तो मैं और भी सूखी जाती हूँ कि भगवान ये बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वह क्षणिक मृदुता यथार्थ की आंच में झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुँचने की नौबत न आएगी, नहीं आ पाएगी धनिया, इससे पहले ही चल देंगे। बस सबसे आरंभिक अंश है गोदान के। प्रेमचंद की रचनात्मकता और उसकी सघनता को हम समझ सकते हैं इस अंशों के माध्यम से ही। धनिया फिर तिरस्कार करती है, अच्छा रहने दो, मत अशुभ मुंह से निकालो, तुमसे कोई अच्छी बात भी तो कहें तो लगते हो कोसने। होरी कंधों पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही। उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया को चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभयदान दे रही थी। उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वादों का व्यू सा निकलकर होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहागी वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंग शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा। बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या 2 आंखों वाले आदमी को हो सकता है। बस इन अंशों से आप समझ सकते हैं दोनों होरी और गोबर की मनस्थिति, होरी और धनिया की मनस्थिति क्या है। होरी क्या सोचता है और उसकी पत्नी क्या सोचती है। हर एक ग्रस्त की भांति होरी के मन में भी गेहूं की लालसा चिरकाल से संचित चली आ रही थी। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न, सबसे बड़ी साथ थी। बैंक के सूद से चैन करने या जमीन खरीदने या महल बनवाने की विशाल आकांक्षा उसके नन्हे से हृदय में कैसे समा थी। बस छोटा सा सपना था एक गाय खरीदना, लेकिन होरी गाय खरीद पाता कि नहीं पाता, इस उपन्यास को पढ़ के पता लगेगा आपको। बड़ा ही अच्छा उपन्यास है, ज़रूर पढ़िए। बाकी अंश मैं कहीं की पढ़ता रहूँगा। थैंक यू, शब्बा खैर, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।